इस दस्तावेजी फिल्म में हमारा मकाम आगाज़ कोस्टा रिका का मशहूर आतिशफिशा पहाड़ पोआज़ होगा। पोआज़ कोस्टा रिका के मुतहरिक तरीन आतिशफिशा पहाड़ों में से एक है। अगले मरहले पर हम मशहूर ज़माना आबशार लापाज के बागात की सैर करेंगे, जहाँ से मैं आपको दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतनव्वे हयातियाती ज़ख़ीरे ला सेल्वा बायोलॉजिकल स्टेशन ले चलूँगा। हमारी अगली मंजिल दुनिया भर में मशहूर ढोका के कॉफ़ी के बागात होंगे, जहाँ से गुजरकर हम मैनुअल इंटरनेशनल पार्क का रुख करेंगे, जो दुनिया के 12 खूबसूरत तरीन कौमी पार्कों में से एक है। मज़ीद ये कि हॉलर नामी अजीब व गरीब बंदर और यहाँ पाई जाने वाली दीगर अनवा का मुशाहिदा हम सारा पी के दरिया में कश्ती रानी के दौरान करेंगे। इस्तवाई जंगलात का नज़ारा हम ट्राम के फ़ज़ाई सफ़र के ज़रिए करेंगे। हमारा सफ़र एरिनेल आतिशफिशा की इब्तदाई ढलानों पर इख्तिताम पजीर होगा, जहाँ से हम वालदी के गर्म चश्मों को देख पाएंगे। तो आइए चलते हैं। पोआज़ कोस्टा रिका का मुतहरिक तरीन और सबसे नुमाया आतिशफिशा है और सयाहों के लिए इंतहाई पुरकशिश भी, जो बेतहाशा तादाद में इसका रुख करते हैं। सैन जोस से 1.5 घंटे की मुसाफत पर वाक़ ये गज़बनाक मुकाम उस अर्ज़ी हरारत की इंतहाई ताकतवर अलामत है, जिसके बायस कोस्टा रिका का मकाम मारिज़ वजूद में आया। 68 मील तवील सफ़र के दौरान कॉफ़ी के नज़र अफरोज़ बागात और गुलहाय रंगारंग की चादर ओढ़े वसी व अरीज़ मैदान मुसलसल आपके हमरा रहेंगे। ये पार्क इनके घेरे में वाक़े है। इस इलाके की सैर का बेहतरीन वक्त दिन के इब्तदाई घंटे ही हैं, क्योंकि सेपहर में छा जाने वाले घने बादल, जो इस्तिवाई खत्ते की आबो हवा का नुमाया तरीन नक्श हैं, इस शानदार मंजर के हुस्न से लुत्फ़ अंदोज़ होने को नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर बना देते हैं। सतह समंदर से 8,885 फीट बुलंद इस मकाम से बहरुल काहिल और बहरा ओकेनूस के साहिलों का नज़ारा करना भी मुमकिन है, बशर्ते कि मतला साफ हो। हम लोग बुलंदी की जानिब महुए सफ़र थे और मुझे बता दिया गया था कि 1000 फीट बुलंद ढलान पर नबातात यानी दरख्त और पौधे पत्ते कतन मखलूत होते हैं, और मैंने उन्हें ऐसा ही पाया। बिलाशुबा यह हैरान कुन था। पार्क पहुंचते ही मैंने अपने इर्द गिर्द हवा में ऑक्सीजन की सतह में वाज़े तब्दीली महसूस की। हवा में इब्तिदाई बारिश के तेज़ाबी असरात मौजूद थे और हमें गम चबाने और पानी पीने से मना कर दिया गया था। अरे ये देखिए, ये है पोआज़, इस इलाके का मशहूर पौधा, और इसी के नाम पर इस आतिशफिशा को पोआज़ का नाम दिया गया है। गरीब की छतरी नामी पौधा भी कसरत से देखने को मिला। इसके पत्ते पुश्त की जानिब से सख्त खुरदरे होने के बायस किसी ज़माने में घरेलू बर्तनों की सफाई और पॉलिश के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। सयाहती मरकज़ से 15 मिनट के पैदल फासले पर वाक़े आतिशफिशा का मरकज़ी बड़ा दहाना काबिल दीद मंजर का हामिल है। कमोबेश 1 मील कतर के हामिल इस दायरवी दहाने की तह में वाक़े गंधक मिले बारिशी पानी के तालाब से मुसलसल बुलबुले उठ रहे थे, और गंधक के कीमियाई असरात के बायस पानी से खारिज होने वाला धुआं फ़िज़ा में शामिल हो रहा था। आतिशफिशा के दहाने की गहराई 1000 फीट होने के बावजूद इसके किनारे पर खड़े अफराद के लिए गंधक की बू नाकाबिले बर्दाश्त थी। गंधक के तेज़ाबी असरात की हामिल बारिशों के असरात इलाके के नबाताती हयात यानी दरख्तों, पौधों और झाड़ियों पर वाज़े नज़र आ रहे थे। बगैर किसी पेश की अलामत के फौरी आग उगलने वाला ये मुतहरिक आतिशफिशा सन 1828 से अब तक 39 बार फट चुका है। 25 जनवरी सन 1910 को इस गज़बनाक पहाड़ में 6,40,000 टन राख उगली, और सन 1952 से सन 1944 के अरसे में मुल्हका इलाकों पर वक्फे से आग और पत्थर बरसाए। बहरहाल इसके बाद पोआज़ का मिजाज निस्बतन धीमा और पुरसुकून हो गया। सन 1989 में इससे जहरीली गंधक गैस का खराज होने लगा और पार्क मुफाद आमा के पेश नज़र बंद कर दिया गया। गदले पानी और भाप के हम्माम नुमा खराज के बायस अब पोआज़ दुनिया के सबसे बड़े हम्माम यानी गैज़र के नाम में शोहरत पा गया। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान पोआज़ तकरीबन पुरसुकून रहा और साल में एक आध बार हल्के फुल्के पैमाने पर धुआं उगल कर अपने जिंदा होने का ऐलान करता रहा, ताकि 24 फरवरी सन 2014 को इसकी गज़बनाकी एक बार फिर ऊद कर आई। इस तारीखी दिन की दोपहर को पोआज़ ने तकरीबन 10 लाख टन राख फिजा में उछाल दी और साथ ही साथ फिजा में भाप और धुएं का 1000 फीट बुलंद अजीबो गरीब सुतून इस्तादा करके अपने अंदर छुपी फितरत की लामहदूद तवानाई, वहशत और गज़बनाकी का नज़र फरेब और अकल को शशदर कर देने वाला सबूत फराहम किया। ये सूरत हाल दरअसल ज़मीन के मरकज़ में पाए जाने वाले पिघले हुए चट्टानी और धाती मुरक्कब यानी लावा और पानी के दरमियान होने वाले कीमियाई अमल के नतीजे में पेश आई, जो आतिशफिशा में वाक़े झील के जुनूबी सिरे में वक़ू पज़ीर हुआ
और धरती को हिला देने वाले धमाके का बायस बना। बहरहाल यह आतिशफशानी ना थी, क्योंकि आतिशफशा के दहाने से लावा बराह रास्त खारिज ना हुआ था। पोआज़ की ऐन चोटी पर मौजूद दहाने में 2 झीलें हैं। शुमाली झील लगूना क्लाइंटे कहलाती है। मुकामी ज़बान में इस लफ्ज़ के माने गर्म तालाब के हैं। दहाने के अंदर 1000 फीट की गहराई में वाक़ ये झील तकरीबन 1 मील चौड़ी है। धुंध और बादलों से पाक किसी भी दिन दहाने की तह में वाक़ बारिशी पानी की ये सब्ज रंग की हामिल झील देखी जा सकती है। गंधक की मौजूदगी के बायस पानी की सतह से बुलबुले खारिज होते रहते हैं और झील भाप और धुएं से घिरी रहती है। झील का पानी खोखले रास्तों से मुस्तकिल तौर पर चट्टानों के अंदर रिसता रहता है और बुलंद दर्जा हरारत के बायस इसमें भाप के बगोले बनते रहते हैं। जब इन बगोलों का दबाव अपने ऊपर वाक़े पानी से बढ़ जाता है तो भाप गर्म पानी की बौछार की सूरत में निहायत तेजी से फिजा में बुलंद होती है। भाप की ये उछाल 820 फीट तक बुलंद हो सकती है। यकीनन ये दुनिया का सबसे बड़ा मुतहरिक दहाना है। यह आतिशफशां तेजाबी बारिश की निहायत मौजू और बेहतरीन मिसाल भी है। दहाने के गड्ढे के गिर्द और मील हा मील तक दरख्तों के कद छोटे और रंग भूरे और स्याह पड़ चुके हैं, और इसकी वजह पहाड़ की चोटी पर वाक़े हम वक्त मौजूद बादलों में से बरसने वाली जहरीली बारिश है। तेजाबियत की सतह में बारिश के बाद फ़र्क आ जाता है, जबकि आतिशफशानी अमल के बाद यह मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाती है। बाज़ औक़ात तेजाबियत अपनी इंतहाई सतह पर पहुँच जाती है, यानी pH नंबर 0 हो जाता है, लेकिन अमूमन ये सतह pH 1 होती है। नतीजतन यहाँ आबी हयात की मौजूदगी ना होने के बराबर है। इंडोनेशिया की कावा आइजिन झील के बाद गालिबन ये दुनिया की दूसरी इंतहाई तेजाबियत की हामिल झील है। झील की तह माए गंधक से मुकम्मल तौर पर ढकी हुई है। तेजाबी गैसों के बायस तेजाबी बारिश बरसती है और तेजाबी धुंध भी बनती है, जो गिरदोनवा के हयातियाती माहौल को तो नुकसान पहुँचाती ही हैं, इंसानी आँखों और फेफड़ों के लिए भी सख्त तकलीफ का बायस हैं। आतिशफशानी अमल से क़ताए नज़र ये नेशनल पार्क निस्बतन मुख्तसर इलाके में 4 मुख्तलिफ किस्म के हयातियाती माहौल फराहम करता है, जो इस बात का सबूत है कि कोस्टारिका में पाए जाने वाले हयातियाती तनव्वो बेमिसल और बेनज़ीर हैं। इस इलाके की माहौली तकसीम कुछ यूँ है। 1 चटियल इलाके, इन इलाकों में नबातात शाज़ व नादिर पाई जाती हैं। 2 बोने दरख्तों वाले जंगलात, इन जंगलात में पाए जाने वाले दरख्त एक ख़ास हद से ज़्यादा बुलंद नहीं हो पाते। 3 बादलों से ढके जंगलात, ये जंगलात इस्तिवाई खत्ते के माहौल की नुमाया तरीन खुसूसियत हैं। 4 आर्यान झाड़ी के जंगल, पार्क में परिंदों की 79 अनवा पाई जाती हैं, जिनमें रॉबिन नामी नीली चिड़िया और परों से गुनगुनाहट की आवाज़ें निकालने वाला मुनफरिद परिंदा हमिंग बर्ड भी शामिल है। जबकि ममालिया जानवरों में छोटे भेड़िए, लंबी दुम वाले नेवले, गुलहरी से मुशाबा बदबूदार जानवर स्कंक और छोटी बड़ी बिल्लियाँ शामिल हैं। अगर आपको सब्जी माइल जर्द गुलहरी नज़र आ जाए तो इसे अच्छी तरह देख लीजिएगा। ये दुनिया भर में इस पार्क के सिवा कहीं नहीं मिलती। पार्क में पाया जाने वाला एक और दिलचस्प माहौली निज़ाम बोने जंगलात हैं। यहाँ तेजाबी बारिशों के बायस फर्न के सख्त जान दरख्त या नाजुक मिजाज बोनसाई उग ही नहीं सकते। आतिशफशानी गढ़ों के इर्द गिर्द और जंगलों के अंदर छोटी छोटी लेकिन सलीके से बनाई गई पगडंडियाँ हैं। वो पगडंडी जिससे मरकजी गढ़े का नज़ारा किया जा सकता है, दरअसल एक पक्की सड़क है जो गढ़े के इर्द गिर्द घूमती हुई सीधी गढ़े के किनारे तक ले जाती है। ये रास्ता तकरीबन निस्फ मील तवील है। ज़रा हट कर बनी हुई पगडंडी की मुसाफत 20 से 30 मिनट है। ये मशहूर और दिलचस्प झील बोटोस तक जाती है, जिसका जिक्र पहले भी आ चुका है। इस्किलानिया ट्रेल, जिसका नाम इस्किलानिया नामी दरख्त के नाम से अखज़ किया गया है, तकरीबन 30 मिनट मुसाफत की हामिल है और ये आपको जंगल के अंदर तक ले जाती है। ये बात हरगिज़ मत भूलिएगा कि यहाँ का मौसम इंतहाई मरतूब है और बारिश ना भी हो रही हो तो भी कुछ रास्तों पर कीचड़ से बचा सकने वाले मजबूत और महफूज जूते, बरसाती हत्ता के एक आध स्वेटर भी ज़रूर साथ रखें। शुमाल मशरक़ी ढलानों पर पोआज़ आतिशफशां से 20 मिनट की ड्राइव पर लपास के बागात और तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात के महकमे ने एक वसी और अरीज़ इलाके को घेर रखा है। इलाके में 40 एकड़ रकबा जंगली हयात के लिए, जबकि 30 एकड़ चरागाहों, धुंध और बारिशी जंगलात और फलों के बागात के लिए मुख्तस है।
इस इलाके में आपको हर वो चीज़ मिलेगी जिसकी तवक्का कोस्टा रिका की सरजमीन से की जा सकती है। सरसब्ज़ शादाब जंगल जिनमें 24 घंटे बारिश होती है, सहरंगेज़ आबशारें, तितलियों के झुरमुट और फिज़ा में मौसीकी बिखेरते हमिंग बर्ड्स। लापाज आबशार के गिर्द मौसम काफ़ी ठंडा भी हो सकता है। पारा 65 डिग्री और 75 डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान रहेगा। इस इलाके में बारिश की सालाना औसत 14 से 15 फीट है। खबरदार रहिए, छतरी, बरसाती और पोंचो शाल के बगैर बाहर मत निकलिए। बारिश रुकते ही हम बाहर आ गए और लापाज आबशार के बागात को खंगालना शुरू किया। ज़ाती मिल्कियत के हामिल इस इलाके के मालिक ने इसे कौमी पार्क के नुक्ता नज़र से ही संवारा है। पार्क में जा बजा नायाब और बदेसी पौधे दिखाई देते हैं। यहाँ तकरीबन 100 किस्मों के कामयाब और नायाब जानवर महफूज माहौल में दिखे गए हैं और तहफ़्फ़ुज़ माहौल की आगाही फराहम करने के लिए मुख्तलिफ तालीमी मंसूबे भी बनाए गए हैं। लापाज आबशार के इन बागात में आपको फितरत के मुँह ज़ोर ताकत के साथ साथ इसका लतीफ़ पहलू भी देखने को मिलेगा। दुनिया भर में तितलियों के मुशाहिदे के लिए आपको इससे बेहतर मुकाम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ तितलियों की सबसे ज़्यादा और नायाब इक़साम पाई जाती हैं। इस मुकाम की मखसूस बनावट ने माहौल को तितलियों के कुदरती माहौल से हम आहंग कर दिया है और वो फ़िज़ा में आज़ादाना उड़ती बल्कि तैरती फिरती हैं। इस मुकाम की ज़बरदस्त इल्मी अहमियत का मोतरफ़ होना ही पड़ता है, क्योंकि मौके पर मौजूद माहिरीन आपके किसी भी सवाल का जवाब देकर सयाहत के इल्मी और तहकीकी पहलू को भी मुकम्मल कर देते हैं। एक बड़ी तजुर्बा गाह ने इस मुकाम को उड़ने वाली लातादाद मखलूक़ात के लिए अफजाइश नस्ल का बेहतरीन मकाम बना दिया है। यहाँ आपको कोस्टा रिका के शानदार रंगों की हामिल हशरात की नमू के मुख्तलिफ मराहिल को देखने का मौका मिलता है। 4000 से ज़ायद इक़साम की हामिल इस लेबॉर्ट्री में मुमकिन है कि कोई मेहमान किसी नन्ही सी परी के 1-2 बोसे हासिल कर ले। अरे नहीं भाई, ये तो सिर्फ यहाँ पाई जाने वाली तितलियाँ हैं। ये बागात जिस इलाके में पाए जाते हैं वहाँ बारिश शाज़ व नादिर ही रुकती है और इसी खातिर इस तजुर्बा गाह में सयाहों के लिए करीब ही एक छोटी सी महफूज मुशाहिदा गाह तामीर की गई है। चुनाचे अजीम मादर फितरत ने मौसम को कोई भी रंग देना हो, मेहमान सयाह तितलियों के मुशाहिदे से महरूम नहीं रहेंगे। लेबॉर्ट्री के शानदार निज़ामात सयाहों को तितली खाने के भरपूर मुशाहिदे का मौका फराहम करते हैं। हत्ता कि वो तितली को कोया काट कर बाहर आने का मंजर भी देख सकते हैं। गैर यकीनी मौसम की आदी ये तितलियाँ बादल हो या ना हो, बारिश का हल्का सा इशारा पाते ही पनागाहों का रुख करती हैं। अब के हम परवार मौसीकार यानी हमिंग बर्ड के बाग में रुके, यहाँ निगाहों को गैरा कर देने वाले रंगों के हामिल इस परिंदे की 24 से ज़ायद इक़साम पाई जाती हैं और गालिबन ये तादाद कोस्टा रिका ही नहीं दुनिया भर में भी सबसे ज़्यादा हैं। कोस्टा रिका में अंदाज़न 57 किस्म के हमिंग बर्ड्स पाए जाते हैं और यहाँ हम उनका 40% तो देख ही सकते हैं। दीगर परिंदों की मानिंद हमिंग बर्ड की भी सूंघने की हिस्स ना होने के बराबर ही है। चुनाचे इनके लिए बायसे कशिश फूलों का खुशबूदार होना ज़रूरी नहीं, सिर्फ हसीन रंग और लजीज अर के गुल के हामिल फूल ही हमिंग बर्ड की तवज्जो का मरकज़ बनते हैं। बाग में जा बजा इन परिंदों को खुराक की फराहमी के इंतज़ामात किए गए हैं ताकि इनके बाहमी ताल्लुक़ और खाने पीने की आदत का मुकम्मल मुशाहिदा बआसानी किया जा सके। शानदार मौसीकी बिखेरने की सलाहियत रखने वाले इन परिंदों को देखना इंतहाई मशहूर कुन था, जिनके पर रंग और नूर का मंबा मालूम होते थे। ये अपने परों को 1 सेकंड में तकरीबन 55 बार फड़फड़ाते हैं। इनकी रफ्तार उड़ान आम तौर पर 25 मील फी घंटा होती है। ये शानदार परिंदे सिर्फ 4 साल की औसत उम्र पाते हैं। फितरत के हुस्न और हुनर के इस शाहकार को इंतहाई करीब से देखना इंतहाई पुरमसरत और हिजान खेज था। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि कुछ देर और वहाँ ठहर सकूं, लेकिन रवानगी का वक्त तय था और ना चाहते हुए भी मुझे इन हसीन परिंदों को खुदा हाफिज कहना ही पड़ा। कोई फूल इस फलदार दरख्त से ज़्यादा हसीन नहीं हो सकता जो खिले हुए शगुफों से लदा हो, और ये बाग भी मसूर कुन था। अगले मरहले पर हमने नादिर और नायाब बदेसी फलों के बागात में चहलकदमी की और मेंढकों का एक तालाब देखा। तालाब में तरह तरह के मेंढक मौजूद थे। जहर भरा कातिल मेंढक और गहरे सब्ज रंग का पत्ते से मुशाबा मेंढक,
इनके रंग और साख माहौल से इतने हम आहंग थे कि हमारे लिए इनको देखना नामुमकिन था, लेकिन हमारे गाइड ने इनकी निशानदही कर ही दी और ये भी बताया कि शिकारी जानवर और परिंदे इनके चमकदार रंगों से इनको पहचान लेते हैं और इन्हें नहीं खाते, क्योंकि ऐसा करने से अगर वो मरने से बच भी जाएं तो बीमारी की अजियत ज़रूर झेलते हैं। ये मुकाम इस लिहाज से भी हैरान कुन है कि जब इसे जानवरों की देखभाल के लिए मखसूस किया गया तो इसके अखराजात के लिए कोई इजाफी रकम नहीं रखी गई। गाइड ने यह वजाहत भी की कि लापाज बागात में लाए जाने वाले तमाम जानवर जख्मी हालत में थे और वापसी अपने कुदरती माहौल यानी जंगल में जाने के काबिल ना थे, और या इनमें वो जानवर शामिल थे जो जानवरों के स्मगलरों या गैर कानूनी तौर पर जानवरों की अफजाइश नस्ल करने वालों के कब्जे में लिए गए थे। लापाज उन जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली का मरकज़ है जो किसी भी वजह से अपने कुदरती माहौल से अलग हो जाते हैं। अमूमन जानवर सेहतियाब हो जाने पर जंगल ही वापस पहुंचा दिए जाते हैं। इस पनाहगाह में मुस्तकिल तौर पर वही जानवर रखे जाते हैं जो अपने कुदरती घरों को जाने के काबिल नहीं रहते। आगे चलकर हमें एक छप्परदार पनाहगाह नज़र आई। यहाँ तरह तरह के तोकान रखे गए हैं। जी हाँ, जनूबी अमेरिका के अस्तवाई जंगलात से लाए गए गैर मुतनासिब हद तक बड़ी थोतनी वाले तोकान नामी ये परिंदे सिर्फ इसी बेहद बड़ी लेकिन रंगीन थोतनी के बायस दुनिया भर में जाने जाते हैं। ये मत समझिएगा कि ये 7.5 इंच लंबी थोतनी जिनसे मुखालिफ को लभाने के काम आती है, हरगिज़ नहीं, क्योंकि कुदरत ने नरो मादा दोनों को इसी नादिर उज़ू से नवाजा है। दर हकीकत दोनों तरह के परिंदे इस चोंच से किसी खुराक का इंतहाई लजीज लुक़्मा हासिल कर लेते हैं और इसे एक दूसरे की जानिब उछाल कर एक दूसरे को करीब आने का इशारा देते हैं। ये बड़ी सी खौफज़दा कर देने वाली थोतनी हथियार के तौर पर भी सिर्फ अलामती अहमियत ही रखती है। ये तो बस हड्डियों का भरा हुआ छत्ता ही है, और शिकारी परिंदे अगरचे बाज़ मौक़ों पर इससे मरूब भी हो जाते हैं, लेकिन मुकाबले के मौके पर इसका किरदार ना होने के बराबर ही है। कुछ भी हो, खुराक के हुसूल की जद्दोजहद में तोकान की ये ज़बरदस्त थोतनी उसके खूब काम आती है। किसी मजबूत शाख पर बैठकर ये हल्की फुल्की नाजुक शाखों से लटका फल भी हासिल कर सकते हैं, और ये बेढबी चोंच ही है जो उसे छीलने का काम भी कर देती है। यहाँ तोते भी पाए जाते हैं। ये चमकदार और रंगीन परिंदे 2 साल की उम्र के बच्चे की जहानत और मिजाज रखते हैं। खुराक के मामले में हसास ये तोते सिर्फ बीज, गरियाँ फल और रसदार सब्ज पत्ते ही खाते हैं। ये वफाशार परिंदे एक ही साथी पर इक्तफा करते हैं और किसी दरख्त के खोखले तने में घर बनाकर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तोतों के हर 2 पाँव पर 4 पंजे होते हैं, 2 आगे के रुख पर और 2 पीछे के रुख पर। पैरों की इस मखसूस बनावट के बायस ये दरख्तों की टहनियों या खुराक को मजबूती से पकड़ लेते हैं। अगला इलाका बंदरों का था। यहाँ पाए जाने वाले बंदर दीगर वस्ती अमरीकी बंदरों से कतन मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। हॉलर नामी बंदर अपनी गुफ्तगू करने की सलाहियत के बायस मुनफरिद मकाम रखता है। याद रहे कि ये सलाहियत सिर्फ बालिग नर बंदरों में ही पाई जाती है। इनकी मखसूस आवाज़ें जंगल में 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई जा सकती हैं। ये आम तौर पर सूरज निकलने और डूबने के औकात में हौंकते हैं, और या फिर माहौल की दीगर आवाज़ों के रद्द अमल में, यानी इंसानी आवाज़ों, जहाज़ों की गड़गड़ाहट, बारिश और तूफ़ान की आवाज़ें और दीगर जानवरों और बंदरों की आवाज़ों के जवाब में। माहिरीन हैवानात इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि बंदर इनफरादी तौर पर ये आवाज़ें तब निकालते हैं जब उन्होंने अपने और अपने साथियों के दरमियान फासले का तयन करना हो, जबकि ग्रोह में वो इन आवाज़ों की मदद से बातचीत करते हैं। ये बातूनी बंदर शाज़ो नादिर ही दरख्तों से उतरते हैं और ज़मीन पर सिर्फ उसी वक्त कदम रखते हैं जब दरख्तों के एक झुंड से दूसरे झुंड तक पहुंचना और किसी तरह भी मुमकिन ना हो। ये बंदर कोस्टा रिका के जंगलात में निस्बतन आम है। ये इलाका सयाहों के लिए बहुत पसंदीदा है और वो इतनी कसरत से यहाँ आते हैं कि बाज़ दफ़ा तो बंदर उन्हें ना सिर्फ पहचान लेते हैं बल्कि उनके नाम से भी मानूस होते हैं। दोपहर के खाने के वक्त हो गया था और रेस्तरां में खानों की अच्छी खासी वैरायटी मौजूद थी। मैंने एक नन्ही मुन्नी आबशार के सामने बैठकर खाना खाया। मैं बहुत थक चुका था और यकीनन थोड़ा सा आराम मेरा हक था।
आराम के बाद मैं ताज़ा दम था और शोहराए आफाक आबशारें देखने के लिए पुरशौक और पुरजोश भी। आबशारों भरी ये राह गुज़र सयाहों को 5 मुख्तलिफ आबशारें देखने का मौका फराहम करती है। इन जगहों तक रसाई हवा में मौलिक मजबूत धाती सीढ़ी के ज़रिए ही मुमकिन है, जो गहरे बादलों से ढके सरसब्ज़ जंगलात से होती हुई कुर्रा हवाई के सिरे तक धंस जाती है। ये दीदा ज़ेब राह गुज़र रियो ला पास नामी दरिया की राह अपनाती हुई ख्वाज़ आतिशफिशा की ढलानों से 5000 फीट गहराई तक गुजरती है। दरिया की ये गहराई और ढलान 5 मील से भी कम इलाके में वाक़ है और इसीलिए यहाँ आबशारों का एक नुमाया सिलसिला पाया जाता है। पहला आबशार एल टेम्प्लो 104 फीट की बुलंदी से नशेब में वाक़े एक तालाब में गिरता है। इस तबाही परियारी से घिरा ये तालाब नशेब का नज़ारा करने के लिए एक अच्छा मकाम है। रास्ते के किनारे बने प्लेटफॉर्म की मदद से हम आबशारों को हर तरह की बुलंदी से यानी ऊंचाई से, वस्त से और आखिरी हिस्से से देखने की सरखुशी हासिल कर सके और इसकी नमी से भी खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। मुसलसल गहराई में महव सफ़र हाथी जीना जो खाड़ी के साथ साथ किनारे पर नहायत महारत से अटकाया गया था, दूसरे और बुलंदतरीन आबशार की जानिब बढ़ रहा था। मुकामी ज़बान में इस आबशार के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसके माने हैं सफ़ेद जादू। इस आबशार की बुलंदी 40 मीटर या 131 फीट है। आबशार का नज़ारा करने का मुकाम इसके किसी भी हिस्से के मंजर से लुत्फ़ उठाने का मौका फराहम करता है। एक मुकाम पर तो प्लेटफॉर्म 20 फीट की मज़ीद गहराई तक जाकर आपको आबशार के बहरा कर देने वाले शोर का तजुर्बा करने का मौका भी देता है। आगे से आगे रवां दवां ये रास्ता फौलादी सीढ़ी के ज़रिए पहाड़ की गहराई में उतरते हुए अपने इख्तितामी हिस्सों तक पहुंच जाता है, जो असल में 3 बालकनियां हैं। इस जगह से आप 3 मज़ीद आबशारें देख पाएंगे। 65 फीट बुलंद इनकानडाडा आबशार, निस्बतन कम गहरी इस्कानडाडो आबशार और आखिरी आबशार ला पाज़ जो 110 फीट बुलंद है। ला पाज़ आबशार की खूबसूरती से हकीकी मानों में लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आपको कौमी शाहराह पर सफ़र करना पड़ेगा, जो इस जगह के बिल्कुल सामने से गुजरती है। आबशार और इसके मुल्हक़ा इलाके को 8 जनवरी 2009 में आने वाले ज़लज़ले से शदीद नुकसान पहुंचा, जिसकी शिद्दत 6.1 थी। इसी वजह से आबशार के इर्द गिर्द की सड़क भी ज़मीन के कटाव की जद में आ गई। आपको इस रास्ते के इख्तितामी हिस्से तक पहुंचने के लिए 400 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी। आप चाहें तो उसी चटानी रास्ते से गुजर कर वापस आ जाएं या फिर शटल सर्विस से इस्तिफ़ादा हासिल करें, जो इन बागात की इंतज़ामिया की जानिब से मुफ्त फराहम की जाती है। ये बसें आपको दाखिले के मुकाम तक पहुंचा देती हैं। हमने आसान रास्ता इख्तियार किया और एक बस में सवार हो गए। लसलवा का हयातियाती मरकज़ वस्ती पहाड़ी सिलसिले की जानिब एक छोटे से कस्बे के करीब पाया जाता है, जिसका नाम है पोर्टो वीजो डी सेरापीकी। सैन जोस से 2.5 घंटे की ड्राइव पर वाक़ई ये कस्बा और ये मरकज़ आपको जंगली हयात से भरपूर एक पुरलुत्फ़ दिन फराहम करता है। इस मरकज़ में ममालिया जानवरों की 100 से ज़ायद और परिंदों की 440 से ज़ायद शनाख्त शुदा किस्में मौजूद हैं, जिनमें हरे रंग के तोते मकाऊ भी शामिल हैं। हयातियाती मरकज़ के लिए मुख्तस ये इलाका, जिसका इंतज़ाम ऑर्गेनाइजेशन फॉर ट्रॉपिकल स्टडीज़ चलाती है, कई मील लंबे आसान और नफासत से संवारे गए सादा रास्तों से पुर है। कोस्टा रिका दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा किस्मों के जानवरों का हामिल मुल्क है। कोस्टा रिका का रकबा कुर्राए अर्ज़ की ज़मीनी हिस्से के 1% का तीसरा हिस्सा है और ये मगरबी वर्जीनिया का कुल रकबा है। इतने मुख्तसर रकबे का हामिल ये मुल्क ज़मीन पर पाई जाने वाली अक़साम हयात का 4% हिस्सा अपने अंदर लिए हुए है। इनमें से सैकड़ों किस्म के जानदार कोस्टा रिका के सिवा कहीं भी नहीं पाए जाते। इन नादिरुल वजूद जानवरों में कई किस्म के मेंढक, सांप, छिपकलियाँ, रंगीन चिड़ियाँ, मौसीकार परिंदे, गुलहरियाँ, चूहे, नन्ही नन्ही मछलियाँ और बेतहाशा दीगर शामिल हैं। और अगर आप इन सब को कम अज़ कम वक्त में देखना चाहें तो लसलवा के इस मरकज़ से ज़्यादा बेहतर जगह आपको ना मिलेगी। जंगली जानवरों के मुशाहिदे का बेहतरीन वक्त सुबह सवेरे का है और या फिर बादस दोपहर का,
ख़ास तौर पर अगर आप पानी के इर्द गिर्द वाक़े बिलों में रहने वाले जानवरों का मुशाहिदा करना चाहें। सयाहों और परिंदों का मुशाहिदा करने वालों को यहाँ इंतहाई अच्छे और बेहतरीन रास्तों की सहूलत मिलेगी। सेरापीकी दरिया वो बेहतरीन मुकाम है जहाँ से आप शफाफ पानी पर लकड़ी की तख्ते और लकड़ी के फ्रेम से बनी कश्ती की सैर का दिल दहला देने वाला पुरमसरत तजुर्बा कर सकते हैं। ज़रा यूं ही सही केले के बागात, चॉकलेट के दरख्तों और तितलियों के ठिकानों को भी देख लीजिएगा। अगर आपका कुछ दिन यहाँ ठहरने का इरादा हो तो भी कोई मसला नहीं, यहाँ आराम खाने मौजूद हैं। सिल्वरवर्दी नामी होटल, जिसने हसास इस्तवाई जंगलात का 570 एकड़ रकबा घेर रखा है, सहर अंगेज ही नहीं इंतहाई पुरसुकून और पुरवकार भी है। सहरा में वाक़े एक हसीन नखलिस्तान की मानंद पुरकशिश ये लॉज एक मौलिक पुल के ज़रिए मरकज़ी लॉज को इस्तवाई जंगलात के इलाके से मिलाता है। यहाँ आपको घास फूस भरे रास्तों पर चहलकदमी का मौका भी मिलेगा और रास्ते के दोनों जानिब कई तरह के इस्तवाई पौधे भी देखने को मिलेंगे। खाने के कमरे के करीब वाक़े तालाब हर वक्त मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए तैयार होगा, जो तमाम दिन किसी धुंध, बादल और बारिश भरे इस्तवाई जंगल को खोज खंगाल कर आराम करने के लिए किसी ठंडी और पुरसुकून जगह की तलाश में होंगे। सेरापीकी दरिया के किनारे पर वाक़े इस लॉज के हसीन कमरे एक ढलवानी प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं। ढलवान के साथ साथ बुलंद होते इन कमरों से मुल्हका जंगल और उसके सरसब्ज़ शादाब दरख्तों का नज़ारा नाकाबिले बयान और नाकाबिले फरामोश है। इन डबल बेड कमरों में 1 से लेकर 4 तक अफराद के ठहरने की गुंजाइश मौजूद है। मज़ीद ये कि यहाँ 5 जदीद वज़ा के बंगले भी तामीर किए गए हैं। जंगल के अंदर नबाताती तहकीकी मरकज़ तक रज़ाई रखने वाले ये बंगले वसी बरामदों और एयर कंडीशनिंग निज़ाम की सहूलत रखते हैं। इस पार्क में चमगादड़ें कसरत से पाई जाती हैं, लेकिन दिन के वक्त इनको देखना निहायत मुश्किल है। चमगादड़ें इस्तवाई जंगलात के हयातियाती माहौल में निहायत अहम किरदार अदा करती हैं। ज़्यादातर चमगादड़ें रात के वक्त शिकार की तलाश में निकलती हैं। इनमें से अक्सर की खुराक कीड़े मकोड़े हैं, जबकि बहुत सी मछलियाँ और मेंढक खाती हैं। ये देखिए, इसी दरख्त के तने में दीमक की आमाजगाह ये चमगादड़ों के इलाके के ऐन बाएं तरफ है। ये जानकर आपको हैरत होगी कि कोस्टारिका में पाई जाने वाली 200 ममालिया जानवरों की इकसाम में से 100 इकसाम चमगादड़ों की हैं। आज भी दुनिया में तकरीबन तमाम बड़े और कई छोटे ममालिया जानवर शिकार किए जाते हैं या कुदरती माहौल की तबाही के खतरे की जद में हैं, और ये महफूज नेशनल पार्क ही हैं जो इनको तहफ़्फ़ुज़ दिए हुए हैं। कोस्टारिका तरक्की पजीर मुल्कों के लिए जानदार अशिया को महफूज करने के लिए एक मिसाल है। मुल्क के रकबे का 27% नेशनल पार्कों, जंगली जानवरों की पनाहगाहों और महफूज जंगलात के लिए वक्फ है। कोस्टारिका की हुकूमत भी आलमी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हयातियाती तनव्वुर के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म किए हुए है। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% टैक्स आयद किया गया है। ये रकम ज़मीनों के मालकान को दी जाती है ताकि वो अपने इलाकों से जंगल साफ ना करें बल्कि नई शजरकारी करें। इस अमल से कोस्टारिका के बाशिंदे, जो टेकू कहलाते हैं, जानवर पालने के बजाय दरख्त उगाने की जानिब राग़िब होते हैं। ये जंगल जानवरों के लिए कुदरती रिहाइश भी फराम करते हैं और किसी भी मुश्किल में ज़िंदगी को फलने फूलने का मौका भी फराम करते हैं, और यूँ ये कुदरती वसाइल इंसानी दस्त बुर्द से बच जाते हैं। कोस्टारिका में पाया जाने वाला हयातियाती तनव्वुर इर्द गिर्द के माहौल को लातादाद खिदमात फराहम करता है, जो आखिरकार मजमूई माहौल को फ़र्क डालती हैं। माहौल में पाए जाने वाले जानवर और पौधे हर एतबार से माहौल को मुहतमन बनाते हैं। इनकी खिदमात में साफ़ पानी की फराहमी, खुराक, ईंधन, रेशे, बायोकेमिकल्स की फराहमी, ग़िज़ाई चक्कर, रेज़ा गुल का फैलाव और बीजों की बिखेर, फ़िज़ा का तवाज़ुन और इसके अलावा बहुत कुछ शामिल है। जैसे जैसे ये इक़साम तादाद में ज़्यादा होंगी, इन सहूलतों और फ़वाइद की तादाद में भी इजाफ़ा हो जाएगा। जानदारों की इक़साम के तनव्वुर ने कोस्टारिका की मईशत पर भी मुस्बत असर डाला है। इलाके की सयाहत से तकरीबन $2 अरब सालाना हासिल होते हैं। मखसूस इलाकों की इस सयाहत को इको टूरिज़म का नाम दिया गया है, और इससे मुराद है नायाब, ख़तरनाक कुदरती माहौल की सयाहत, ताकि जंगली हयात की बहाली और अहया के लिए की जाने वाली कोशिशों की हौसला अफजाई की जा सके।
कोस्टा रिका में पाई जाने वाली बेशुमार इकसाम हयात ने इको टूरिज्म को निहायत पुरकशिश बना दिया है। 30% के करीब सयाह फितरी मकामात को तरजीह देते हैं और यही उनके यहाँ आने का असल मकसद है। ये शोबा एक मुनाफा बख्श सनत का दर्जा तो रखता ही है, इससे लोगों में कुदरती माहौल को महफूज बनाने के लिए सरमायाकारी करने का रुझान भी हासिल हुआ है। अब वो कुदरती वसाइल की हिफाजत करते हैं, ना कि उन्हें वक्ती मकासद के लिए तबाह कर दें। कोस्टा रिका में जानदार अशिया को दरपेश खतरात में तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी, साहिली इलाकों पर सयाहती सनत की खातिर की जाने वाली तामीरात और नुकसानदेह ज़रूरी इकदामात शामिल हैं। इन सब इकदामात से माहौली आलूदगी में इजाफा होता है और हयातियाती माहौल के मेयार में फ़र्क आता है। कोस्टा रिका के माहौल को सबसे बड़ा ख़तरा जंगलात के कटने से है। यहाँ जंगलात के कटने की शरह दुनिया भर में चौथे नंबर पर है। हर साल तकरीबन 4% जंगल साफ कर दिए जाते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह जानवर पालने के लिए जगह हासिल करना है। माहौल को पहुंचने वाला ये नुकसान और साथ साथ तरह तरह के हयातियाती माहौल का फ़रोग आखिरकार माहौल को सिर्फ चंद एक तरह के जानदारों के रहने का काबिल ही बना देता है। बहरहाल ये हकीकत तयशुदा है कि पौधों की इकसाम और तादाद जानवरों की इकसाम और तादाद पर ज़रूर असर डालती है। कोस्टा रिका ज़रख़ेज़ आतिशफ़िशानी मिट्टी, मुख्तलिफ इक़साम के माहौल और ऊंची नीची सरजमीन का मुल्क है और यही वो अवामिल हैं जो कॉफ़ी के जायके का तयन करते हैं। इलाजूला की ज़रख़ेज़ ढलानों पर वाक़े ढोका कॉफ़ी स्टेट पूरे कोस्टा रिका में मशहूर है। ये जगह आला दर्जे की अरब कॉफ़ी के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। हमने यहाँ का दौरा ये जानने के लिए किया कि कॉफ़ी को पौधे से हमारी प्याली तक पहुँचने के लिए किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। कॉफ़ी का ये बाग सन 1908 में लगाया गया और तकरीबन एक सदी से ज़्यादा अरसे से यहाँ दुनिया की बेहतरीन कॉफ़ी उगाई जा रही है। ये बागात 3 नस्लों से वर्गास ख़ानदान की मिल्कियत हैं। फार्म पर वही इंग्लैंड से मंगवाई गई 100 साल पुरानी पंचक्की प्रोसेसिंग प्लांट चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। फार्म की सानहुदा कायज़दा इमारत को हाल ही में कोस्टा रिका हुकूमत ने कौमी विरसे का दर्जा दिया है। जैसा कि सब जान गए होंगे कि ढोका कॉफ़ी इनाम याफ्ता कॉफ़ी है और इसका ब्रांड नेम है 3 जनरेशंस यानी 3 नस्लें। कॉफ़ी के बीज नन्हे मुन्ने गमलों में बो दिए जाते हैं। 3 माह तक ये इन्हीं गमलों में नमू पाते हैं। जब ये कुछ ताकत हासिल कर लेते हैं तो इन्हें आम साइज के गमलों में मुंतकिल कर दिया जाता है, जहां 1 साल गुजार कर ये अपने असल क्यारियों में लगा दिए जाते हैं। एक मुकम्मल पौधा बनने के लिए इसे मजीद 4 साल दरकार है। 4 साल में ये पौधा दरख्त बन जाता है और औसतन 25 बरस तक कॉफ़ी फराहम करता रहता है। इसके बाद इससे हासिल होने वाली कॉफ़ी की लज्जत का मेयार गिर जाता है। चुनाचे दरख्त को काट दिया जाता है और नए दरख्त पुराने दरख्तों की जगह ले लेते हैं। कॉफ़ी के पौधे की जड़ें मुस्तकिल तौर पर धीमे धीमे जलने वाले ईंधन करार दी गई हैं। ये जड़ें खुश्क करके पूरे कोस्टा रिका के महंगे तरीन रेस्तरानों को फ़रोख्त की जाती हैं। इन जड़ों की आग पर तैयार किया जाने वाला चिकन बारबेक्यू बेहतरीन तस्वुर किया जाता है। जब कॉफ़ी के दाने का छिलका सुर्ख रंग हासिल कर ले तो ये दरख्त से तोड़ने के लिए तैयार तस्वुर किया जाता है। ढोका के बागात में कॉफ़ी का फल हाथ से तोड़ा जाता है। कटाई के मौसम में 1600 एकड़ पर फैले इन बागात में 400 कारकुन कॉफ़ी तोड़ने के काम पर मामूर होते हैं। मामूली उजरत के एवज़ इन काम करने वालों को मुकम्मल घरेलू सहूलतें फराहम की जाती हैं। इन कारकुनों का ताल्लुक आमतौर पर नकारा गोवा से होता है। कॉफ़ी के फल को कीड़ों से बचाने के लिए कॉफ़ी के बागात में जा बजा आम, केले और एवोकाडो के दरख्त भी उगाए जाते हैं ताकि कीड़े उनकी जाने मुतवज्जा हो जाएं। कॉफ़ी के एक खोशे के अंदर 2 बीज होते हैं। बाज़ शगुफ़ों से सिर्फ एक बीज भी निकलता है। आम बीजों से किसी हद तक मुख्तलिफ इस बीज को पी बेरी कहा जाता है और इन बीजों से एक बिल्कुल मुख्तलिफ ब्रांड की कॉफ़ी तैयार की जाती है। फसल कट जाने के बाद बीजों से छिलके अलग कर दिए जाते हैं और इन्हें मिल में भेज दिया जाता है। एक बड़े ड्रम में ये बीज पानी में डुबो दिए जाते हैं। यहाँ अच्छे और बुरे बीजों की छांटी होती है। आला दर्जे के बीज भारी होते हैं और पानी में डूब जाते हैं, जबकि घटिया किस्म के हल्के बीज सतह पर तैरने लगते हैं। भारी बीज अलग करके अगले मरहले से गुजारने के लिए मिल के एक अलग हिस्से में भेज दिए जाते हैं।
इन्हें 40 दिन के लिए रख छोड़ते हैं ताकि इनका खमीर उठ जाए और ये नमी छोड़ दें। अब इन्हें 4 दिन तक हर रोज़ 45 मिनट के लिए धूप दिखाई जाती है ताकि ये अच्छी तरह खुश्क हो जाएं। बारिश के मौसम में बीजों को मिल के अंदर ही खुश्क किया जाता है। बहरहाल ये इंतहाई मजबूरी की हालत में किया जाता है क्योंकि धूप में खुश्क किए गए बीजों की कॉफ़ी ही ढोका की असल कॉफ़ी है और इस जैसा मज़ा मिल के अंदर खुश्क किए गए बीजों का हो ही नहीं सकता। खुश्क हो जाने पर इन बीजों को थैलों में डालकर एक खुश्क कमरे में मुंतकिल कर दिया जाता है और 3 माह यहाँ रखने के बाद इनका छिलका उतार कर इन्हें भूनने के लिए भेज दिया जाता है। कॉफ़ी के तमाम दाने कारामद होते हैं। हल्के रंग के बीज आला तरीन कॉफ़ी में इस्तेमाल होते हैं। धूप में सुखाए गए बीज बेहतरीन होते हैं और हल्के और गहरे बीजों को मिलाकर बनाई जाने वाली कॉफ़ी निस्बतन कम मेयारी होती है। ढोका बागात की 70% पैदावार मुख्तलिफ कंपनियों जैसे स्टारबक्स, पीट्स कॉफ़ी और ग्रीन माउंटेन कॉफ़ी को फ़रोख्त किए जाते हैं। ये कंपनियां इन बीजों को घटिया किस्म के बीजों के साथ मिलाकर कॉफ़ी तैयार करती हैं। बाकी 30% पैदावार फार्म पर भूनकर फार्म के रेस्टोरेंट में इस्तेमाल की जाती है। इसकी कुछ मिकदार कोस्टा रिका में मकामी तौर पर भी फ़रोख्त की जाती है। कॉफ़ी को चखना इस सफ़र का सबसे पुरलुत्फ़ हिस्सा था। ढोका के बागात पर 8 तरह की कॉफ़ी तैयार होती है। ज़रा नामों की फहरिस्त पर नज़र तो डालिए। पी बैरी स्टेट, फ्रेंच रोस्ट, यूरोपी रोस्ट, एस्प्रेसो रोस्ट, हाउस ब्लेंड, ब्रेकफास्ट ब्लेंड, डिकैफ और आर्गेंग। हल्की से लेकर तल्ख तक हर किस्म की कॉफ़ी। ये कहने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं कि ये सब मुझे बहुत शानदार लगा। मैं कॉफ़ी की तारीख के मुतालिक जानकर बहुत खुश था और इसकी तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल को देख सकने का मौका फराहम करने पर इन लोगों का मशकूर भी। सैन होजे से मैनुअल एंटोनियो नेशनल पार्क 3 से 4 घंटे की मुसाफत पर है, बशर्ते कि आप ट्रैफिक जाम में ना फंस जाएं। आधा रास्ता तय करके और टारकोलस दरिया को अबूर करने से पहले हम नाश्ता करने के लिए रुके। हमारा एक और मकसद इस दरिया के मशहूर ज़माना मगरमच्छ देखने का भी था। 69 मील तवील इस दरिया का पार्ट 1200 मील पर मुहित है, जो मुल्क की अहम फसलों की आबपाशी के लिए निहायत मुफीद है। इस दरिया के पानी की मदद से बिजली भी पैदा की जाती है। बहरहाल अपने अंदर बेतहाशा आलूदगी लिए हुए ये दरिया तैराकी के लिए हरगिज़ कोई मौजू मुकाम नहीं। कोस्टा रिका का ये गलीज़ तरीन दरिया मुल्क के तमाम वस्ती शहरों और कस्बों की गंदगी अपने अंदर समेटे हुए है। इस दरिया की सबसे बड़ी वजह शोहरत इसके अंदर रहने वाले अमरीकी मगरमच्छ हैं। कहा जाता है कि इस दरिया में दुनिया के सबसे ज़्यादा मगरमच्छ पाए जाते हैं, यानी हर किलोमीटर में औसतन 25 मगरमच्छ। आमतौर पर इन मगरमच्छों की लंबाई 7 मीटर तक होती है। इन्हें दरिया में तैरते हुए बआसानी देखा जा सकता है और ये अक्सर दरिया के किनारे धूप सेकते हुए भी देखने को मिलते हैं। मैंने 40 से ज़ायद मगरमच्छों को दरिया में देखा, जो गालिबन किसी बदकिस्मत शख्स के दरिया में गिरने का इंतज़ार कर रहे थे, जो उनके लिए लुकमा तर होता। इस सयाहत के 2 माह बाद मैंने इस खूनी दरिया में एक नामालूम शख्स के मुतालिक पढ़ा, जिसने अल्लाह जाने क्यों दरिया में छलांग लगाई और भूखे मगरमच्छों का लुकमा बन गया। मगरमच्छों के अलावा इस दरिया के इलाके में कमोबेश 50 इकसाम के मकामी और महाजिर साहिली परिंदे भी पाए जाते हैं। मैनुअल एंटोनियो नामी ये नेशनल पार्क दुनिया के 12 खूबसूरत तरीन नेशनल पार्कों में से एक है। बहरुल काहिल के साहिली इलाके कोपास के एन जनूब में वाक़ ये पार्क सैन होजे से 82 मील की दूरी पर है। यहाँ तक रसाई आसान है और यहाँ बड़ी तादाद में होटल और रेस्टोरेंट पाए जाते हैं। पार्क में गाड़ियों को दाखिला ममनू है और मुझे मखसूस इलाके तक एक खाड़ी को अबूर करते हुए पैदल ही आना पड़ा। इस इलाके को एक हिस्पानी मुहिम जू 5 दी लियोन ने सन 1519 में दरियाफ्त किया। ये शख्स दर हकीकत सदा जवान रखने वाले चश्मे की तलाश में निकला था। सन 1972 में कोस्टा रिका के बाशिंदों ने इस पार्क को आने वाली नस्लों के लिए महफूज करने का फैसला कर लिया। इसके खूबसूरत साहिलों और जंगली जानवरों की कसरत ने इस जगह को सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना दिया। अगरचे ये मुल्क का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, लेकिन इसकी मशहूर कुन खूबसूरती और सिर्फ 683 एकड़ पर पाए जाने वाले बेशुमार जंगली जानवरों की मिसाल मिल ही नहीं सकती। कहने वाले कहते हैं कि सालाना 1.5 लाख सयाह इस पार्क की सैर को आते हैं। पार्क में हर तरह के मकामी जानवरों के अलावा 109 तरह के ममालिया भी पाए जाते हैं, जिनमें रैकून,
कांटेदार दुम वाली और सब्ज रंग वाली इग्वाना, 2 पंजों वाले सुस्त काहिल रीच स्लॉथ और सफ़ेद चेहरे वाला नादिर नायाब गुलहरी नुमा बंदर शामिल हैं। पार्क में 184 इकसाम के परिंदे, जिनमें भद्दी धूती वाले तोकान, हुदहुद, बड़ी बतखें, गिद्ध, लंबी दुम वाले तोते और शिकरे शामिल हैं, जबकि कई किस्म के सांप और चमगादड़ें भी पार्क में देखने को मिलती हैं। यहाँ मौसम गर्मा कभी ख़त्म नहीं होता। पार्क के दर्जा हरारत की सालाना औसत 82 दर्जे फ़ारेनहाइट है, जो कभी भी 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे नहीं आता, और उस दिन तो ये 95 डिग्री से नीचे आया ही नहीं। अचानक ही मैंने खुद को एक अलग थलग पथरीली चट्टान पर पाया, जो बहरुल काहिल से उभर आई थी। जूं मैं आगे चलता गया, हवा में नमी के बायस बोझलपन आता गया। इस भारी हवा में घने सब्जे की महक और परिंदों और बंदरों की आवाज़ें भी शामिल थीं। अब इस बात में कोई शुबा ना था कि मैं इस्तवाई पट्टी के इलाके में ही मौजूद हूँ। अब मैं नन्हे बंदरों को पिचकारने से उकता चुका था, जो दरख्तों की घनी शाखों के बायस बनने वाली हरियाली की छत पर फलांग रहे थे और काहिल रीछों और परिंदों को बगौर देख रहे थे। सड़क का खात्मा सब्ज माइल नीले रेतीले साहिल पर हुआ, जिसका नाम प्लाया एस्पेडेला है। इस खुशनुमा साहिल को एक सफ़ेद रेत से बना हिलाल 2 हिस्सों में तकसीम करता है, जिसके एक तरफ काई जैसी सब्ज हरियाली है, जबकि दूसरी जानिब एक महफूज खाड़ी नुमा गुज़रगाह। यहाँ मौजूद मदोजज़त से बनने वाले तालाब ज़ेरे आब तैराकी यानी गोताखोरी के लिए बेहद मौजू हैं। यहाँ आने वालों को अच्छी तरह बावर कराया जाता है कि उन्होंने जानवरों को हरगिज़ खाने को कुछ नहीं देना और ना ही अपना खाना लापरवाही से इधर उधर रख छोड़ना है। इस अमर की निगरानी के लिए जा बजा मुहाफ़िज़ मुतय्यन थे, फिर भी सयाह ऐसा किए बगैर ना रहते थे ताकि जानवरों की शरारतों से महजूज हो सकें। मैंने खुद देखा कि किस तरह रैकून नामी जानवर खाना चुराकर खुशी से पागल हो रहा था। बंदरों ने निस्बतन ज़्यादा महारत से चुराने की सलाहियत का मुजाहरा किया और हर वो चीज़ ले उड़े जो उनके हाथ लगी। मौसम और माहौल से कतई नज़र ये सब कुछ बहरहाल नहायत मज़ाहिया और पुरलुत्फ़ था। समंदरी पानी का दर्जा हरारत यहाँ हमेशा ही 80 डिग्री फ़ारेनहाइट से 88 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही रहता है। उस दिन ये नहायत मौजू था, यानी 87 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस साहिल पर बेशुमार तरह की समंदरी मखलूक और मूंगे की हसीन चट्टानें मौजूद हैं। यहाँ आपको डॉल्फिन और कभी कभार आ निकलने वाली मछलियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। खड़े खड़े मेरे पाँव रेत में धंस गए थे और हर जानिब चट्टानों से सर टकराती लहरों को मुसलसल देख देख कर मुझे महसूस हो रहा था जैसे मैं हर मुकाम से हज़ारों मील आगे निकल आया हूँ। इस्तवाई खित्ते की समंदर में उतरती पहाड़ियाँ और पुरमसरत साहिलों की मौजूदगी ने इस जगह को शानदार सयाहती मुकाम बना दिया है। इस मामले में 2 राय हो ही नहीं सकती। सैन होजे वापसी पर सूरज गुरूब हो रहा था। हम कुछ देर को एक पहाड़ी पर रुके और जैको नामी कस्बे और इसके साहिलों को बुलंदी से देखते रहे। अगर जैको का साहिल बहुत शानदार तो नहीं, फिर भी लातादाद सयाह यहाँ रुकते हैं और यहीं से कोस्टा रिका की सयाहत का आगाज़ करते हैं। इसके मद्दे मुकाबिल वाक़े बहरुल काहिल दुनिया भर में मछली के शिकार के शुगल के लिए मशहूर है। यहाँ सर्फिंग यानी लकड़ी की तख्ते पैरों से बांधकर पानी पर तैरना, गोताखोरी और ज़ेरे आब तैराकी की सहूलतें भी मैसर हैं। सैन होजे के सैलानीपन और सयाहों से पुर भीड़ वाले सयाहती मकाम से दूर दरियाए सारापीकी में कश्ती रानी का फैसला मैंने पुरजोर सयाहत के दौरान एक वक्फा लेकर हल्का फुल्का महसूस करने की खातिर किया। यह दरिया निकारागुआ की सरहद के करीब एक दूर दराज इलाके में वाक़ है। चनाचे मैंने कैरेबियन समंदर के नशेबी इलाके में वाक़ इस छोटे से ख्वाबीदा कस्बे का रुख किया जो सैन होजे के शुमाल में वाक़ है। यहाँ आपको एक ख़ास कश्ती लॉन्चा के ज़रिए समंदर की सैर का मौका मिल सकता है और यही चीज़ मेरे लिए भी बाइस कशिश थी। कश्ती का ये सफ़र तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा। ये तंग व तवील कश्ती चारों तरफ से खुली थी और इस पर बारिश से बचने के लिए छत भी पड़ी थी। इस आरामदेह कश्ती में 30 अफराद के लिए आरामदेह पुश्त वाली नशिस्तें थीं जो प्लास्टिक और लकड़ी को मिलाकर बनाई गई थीं। अगरचे दरिया के किनारे कुदरती जंगलात बेहद छिद्रे थे, लेकिन जंगली जानवरों की यहाँ भी बहुतात थी। हॉलर मंकी, इग्वाना, घड़ियाल, परिंदे,
छोटी किस्म की चमगादड़ें और सबसे बढ़कर दरिया की इस खूबसूरत सैर में जंगल के बीच से होकर गुजरने का खुशगवार एहसास। वाकई ये सब बेहद खुशकुन था। हमें बता दिया गया था कि अपनी नशिस्त पर पुरसुकून होकर बैठें और जंगली जानवरों का मुशाहिदा करते जाएं। ये एक मुहिमाती सफ़र था और यकीनन हमें माहौल का गहरा मुशाहिदा करना चाहिए था। इस सफ़र में दूरबीन एक बेहतरीन दोस्त थी। बंदर, रीछ, इग्वाना, मगरमच्छ और किस्म किस्म के परिंदे ज़रूर आपको देखकर छुपने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप नज़र मत हटाइएगा। शायद वो हरियाली के किसी हिस्से से नमूदार हो ही जाएं और आपको सफ़र बखैर कह दें। दरख्त हॉलर मंकीज से भरे पड़े थे और उन्हें एक शाख से दूसरी तक फलांगते देखना बेहद पुरलुत्फ था। इस कश्ती पर सफ़र के दौरान फितरत से करीब होने का एहसास बहुत शदीद था और इसने मेरे आसाबी तनाव का खात्मा भी किया। कश्ती चलाने वाले शख्स ने इर्द गिर्द के इलाके की तारीफ और तौसीफ जारी रखी और साथ साथ हमें यूनानी देवी फ्लोरा और फाउना के मुतालिक भी मुकम्मल आगाही दी, जो फूलों, हरियाली और जंगलों की मुहाफिज थीं। यहाँ गाइड ने हमें एक दरख्त पर साकित बैठे 2 स्लॉथ रीछ भी दिखाए। स्लॉथ, जिनकी कद-ओ-कामत एक आम कुत्ते से ज़्यादा नहीं होती, छोटे सर, चपटे चेहरे, मगरूर नाक, छोटी छोटी गोल आँखों और नुमाया तौर पर बेतुके कानों के मालिक होते हैं। इनके लंबे इस्तेवानी बाजू और पंजे पेचीदा बनावट के हामिल होने की बिना पर दरख्तों की शाखों को पकड़ने और उन पर गिरफ्त मजबूत बनाने में बेइंतहा मददगार साबित होते हैं। काहिल स्लॉथ तकरीबन सारी उम्र दरख्तों पर उल्टे लटक कर गुजार देते हैं। दिन के 18 घंटे सोकर गुजारने वाले इन रीछों का निज़ाम हज़म भी इनके मिजाज की तरह इंतहाई सुस्त काम करता है और खुराक को तवानाई में तब्दील होने में आम जानवरों से दुगना वक्त लगता है और खाना इसके मैदे में 1 हफ्ते तक मौजूद रहता है। इसी सूरत हाल के बायस इसका मैदा वसी और आंतें नस्बतन तवील हो गई हैं ताकि खुराक का गैर हजम शुदा ज़ख़ीरा इसमें महफूज रह सके। स्लॉथ सिर्फ रफ़ा हाजत के लिए ही दरख्त से उतरता है, जिसकी ज़रूरत इसे हफ्ते में 1 आध बार ही पड़ती है। ये ज़मीन में एक घड़ा खोद कर गहराई में पेशाब पाखाना करता है और इसे पत्तों से ढककर एक बार फिर अपनी हवा में मौलिक ज़िंदगी को लौट जाता है। स्लॉथ को देखने का एक तरीका तो ये है कि दरख्तों के झुंड पर नज़र जमाए रखिए। इस दरख्त की हरियाली स्लॉथ का पसंदीदा खाजा है। कुछ जीदार स्लॉथ ही होंगे जो दरख्त की निस्फ ऊंचाई पर नीम मुर्दा अंदाज में धूप सेकते रहें। अचानक गाइड ने एक दरख्त के तने पर टॉर्च से रोशनी डाली और हम बमुश्किल एक चमगादड़ को पहचान पाए। उन चमगादड़ों को जो दरख्तों का हिस्सा मालूम होती थीं, ये चमगादड़ें जो दरख्तों की शाखों को मजबूती से थामकर उल्टे लटकते हुए अपना सर पुरवकार अंदाज में बुलंद रखती हैं, ग्रेट पोटो कहलाती हैं। ये शब बेदार मेमालिया दिन भर सोकर रात को मुकम्मल और भरपूर तौर पर मुतहरिक हो जाते हैं। ये चमगादड़ें ग्रोही ज़िंदगी गुजारती हैं। गाइड ने हमें एक इग्वाना, एक जहरीला मेंढक और जनाब मसीह अलैहिस्सलाम के नाम से मौसूम एक छिपकली भी दिखाई, जिसको पानी पर चल सकने की बिना पर यह नाम दिया गया था। 2 अफराद ने, जो दरिया के वस्त में मछलियां पकड़ रहे थे, हमें पुरमसरत अंदाज में अपना शिकार दिखाया। दरियाए सारापीकी को एक कुदरती तारीखी यादगार का दर्जा भी हासिल है, क्योंकि ये वो मकाम है जहाँ कोस्टा रिका के बाशिंदों ने सन 1856 में दहशत गर्दों के खिलाफ अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ी। 19वीं सदी में इस दरिया के किनारे पोर्टो वी होडी सारापीकी नामी मुकाम कॉफ़ी की तिजारत का बहुत बड़ा मरकज़ था और मशरक़ी साहिलों से राब्ते का वाहिद ज़रिया भी। खुशकिस्मती उस वक्त इस मकाम से रूट गई जब लीमन के मकाम पर वाक़े मोन नामी कस्बे में एक बेहतरीन बंदरगाह तामीर हो गई और आज पोर्टो वी हो माजी की एक खस्ता हाल यादगार के सिवा कुछ भी नहीं। निकारागुआ के बागियों की सरगर्मियों ने 1980 की दहाई में इस जगह को एक ख़तरनाक इलाका बना दिया था, लेकिन अब सियासी हालात बहुत बेहतर हैं। कश्तियाँ एक बार फिर पुरानी गुजरगाहों पर रवां दवां सारापीकी दरिया से निकारागुआ की सरहद पर वाक़े सान हुआन दरिया को आ जा रही हैं। अगरचे कोस्टा रिका और निकारागुआ हुकूमतों के दरमियान बयानबाजी की जंग जारी रहती है, लेकिन एक सयाह का इससे क्या लेना देना। ये जगह गर्म है और इस्तवाई इलाके के मौसम का हकीकी नमूना। सारापीकी दरिया के बड़े बड़े हिस्से साल का ज़्यादातर हिस्सा तुग़यानी की ज़द में रहते हैं और ज़्यादातर आमद-ओ-रफ़्त नहरों के ज़रिए ही होती है। और पोर्टो रिको डी सारापीकी अगरचे अपनी तिजारती हैसियत खो चुका है, लेकिन आम सियाती मकामात से परे इसका ज़बरदस्त नज़ारा आज भी फितरत के शदाइयों और फहमजुओं के लिए अपने अंदर बेपनाह दिलकशी समोए हुए है। यहाँ सयाहों को बहुत सी सरगर्मियों का मौका मिलता है, मसलन पहाड़ी ढलानों पर साइकिल चलाना या फिसलना,
लकड़ी के तख्तों पर दरिया की सैर, घुड़सवारी, टायर बीनी और जंगली हयात का मुशाहिदा, और इसी खातिर सयाह इस इलाके की तरफ राग़िब होते हैं। बारिशी जंगलात की सयाहत का मज़ा यहाँ की मशहूर हवाई ट्राम की सैर के बगैर नामुकम्मल है। ये ट्राम जो दुनिया की तवज्जो इन जंगलात की अहमियत की तरफ मबजूल कराने के लिए बनाई गई है, सयाहों को इस मुकाम के छुपे हुए गोशे और मौलिक सब्ज़ नज़ारों को दरियाफ्त करने का मौका फराहम करती है, जो यकीनन एक रूह परवर तजुर्बा है। सयाह जड़ी बूटियों और छोटे पौधों से पाक जंगल, दरख्तों की घनी शाखों और हरियाली से बन जाने वाली बेदर्ज छत और दीगर सब्ज़ारों में 90 मिनट तक ट्राम का सफ़र करते हैं और तरह तरह के उन जंगली जानवरों और पौधों का मुशाहिदा करते हैं जो आम तौर पर नज़र से ओझल रहते हैं। दुनिया का यह हिस्सा, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, अपने अंदर गैर मामूली और बेमिसाल हुस्न और गैर मामूली हयातियाती तनव्वुर लिए हुए है। ट्राम का ये सफ़र हवाई लिफ्ट की निस्बतन बेहतर और तरक्की याफ्ता शक्ल है। आप बिल्कुल ऐसे महसूस करेंगे जैसे आप फिज़ा में तैर रहे हों। ट्राम आपको जंगल के अंदर 1.6 किलोमीटर तक ले जाएगी। इस महफूज सफ़र के दौरान आपको जंगल के अंदर तरह तरह की आवाज़ें सुनने का मौका भी मिलेगा। 1200 एकड़ ज़मीन पर मुश्तमिल ये इलाका गैर सरकारी मिल्कियत है और इसकी 6.2 मील लंबी सरहद इलाके के एक मशहूर नेशनल पार्क ब्राइलू कैरोलू से मिलती है। ये महफूज शुदा इलाका नेशनल पार्क और देहाती इलाके के दरमियान महफूज सरजमीन का किरदार भी अदा करता है। एक सहरा के बरक्स पानी की फराहमी इस इलाके में कोई मसला नहीं। अगर जंगल में दरख्तों के दरमियान मुकाबले की इंतहाई शदीद फिजा है, लेकिन ये मुकाबला पानी के लिए नहीं बल्कि रोशनी और ग़िज़ाई अज्जा के लिए है। सूरत हाल यह है कि कद आवर दरख्तों की छतनार घनी शाखों ने तह दर तह एक ताना पाना सा बनकर जंगल पर ठोस छत बना दी है, जिसकी वजह से बहुत से मकामात पर सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुँच ही नहीं पाती और यूं पौधों के दरमियान रोशनी के हुसूल के लिए मुकाबला शदीद तर हो जाता है। रोशनी की अदम फराहमी के बायस बहुत से मकामात पर जंगल का फर्श किसी भी किस्म की झाड़ियों, जड़ी बूटियों, हत्ता कि घास तक से भी महरूम है। इस सूरत हाल के पस मंज़र में आपको हैरत नहीं होनी चाहिए अगर आपको दरख्तों के तनों पर छोटे बड़े पौधे उगे नज़र आएँ। इसी वजह से यहाँ बेलें भी कसरत से देखने को मिलती हैं। दरख्तों के तनों पर उगने वाले पौधे और बेलें रोशनी के हुसूल के लिए अजीब व गरीब हरबे इस्तेमाल करते हैं। इनकी बढ़ोतरी फितरत के अमूमी तरीके के बरअक्स ऊपर से नीचे की जानिब होती है। होता यह है कि कोई बंदर या दूसरा जानवर इन पौधों का बीज खा लेता है और किसी दूसरे मुकाम पर उसे पाखाने में खारिज कर देता है। फुजले के इस ढेर से ये बीज बहुत अच्छी तरह उगाता है। अगर ये फुजला किसी ऐसे तने या शाख पर पड़े जहाँ रोशनी की अच्छी खासी मिकदार पहुँची हो, इस तरीक़े कार के नतीजे में उगने वाली जंगली बेलें तेज़ी से ऊपर की जानिब शाखें और नीचे की जानिब जड़ें बढ़ानी शुरू कर देती हैं ताकि काफ़ी मिकदार में मादनी नमकियात हासिल कर सकें। दरख्तों के तुफैली पौधे या तो तनों पर उगते हैं और या अपने ही पत्तों का प्याला नुमा हल्का बनाकर इसमें पानी और इन जानवरों के फुजले का मुरक्कब जमा कर लेते हैं जो दरख्तों की बुलंद टहनियों पर बसेरा किए होते हैं। ये मुरक्कब उन्हें बहरहाल मुनासिब ग़िज़ाइयत फराहम कर ही देता है। बुलंदी से नीचे नमू पाने का तरीका कार सबसे ज़्यादा अच्छी तरह एक किस्म के जंगली इंजीर की बेल ने इख्तियार किया। इसके बीज घनी शाखों के अंदर किसी मौजूद जगह नमू पाते हैं और एक जड़ तेज़ी से ज़मीन का रुख करती है। ज़मीन को छूते ही ये नमकियात जज्ब करके पौधे को तरसील शुरू कर देते हैं और पौधा मज़ीद जड़ें बढ़ानी शुरू कर देता है, हत्ता कि मेज़बान दरख्त का तना जड़ों के ताने बाने से बिल्कुल छुप जाता है और बुलंदी पर इंजीर की बेल के पत्ते दरख्त की शाखों और पत्तों पर हावी हो जाते हैं और वो यानी मेज़बान दरख्त कमज़ोर होते होते ख़त्म होकर रह जाता है। बेल की जड़ों का झाड़ अलबत्ता एक खोखले तने की मानिंद इस्तादा रहता है। रोशनी का हुसूल आधी और निस्बतन आसान जदोजहद है। ग़िज़ाई अज्जा का हुसूल पौधों के लिए इतना सहल नहीं। जंगल की मिट्टी में पाए जाने वाली ग़िज़ाई अज्जा शदीद बारिशों के पानी में हल हो जाते हैं और पानी के रेलों के साथ बह जाते हैं। मिट्टी बमुश्किल नई ग़िज़ाइयत पैदा करती है और वो भी बारिशों में बह जाती है। पौधे हर मुमकिन तेज़ी से ग़िज़ाई अज्जा समेट कर बढ़ोतरी हासिल करते हैं। मुतदिल आबो हवा के इलाकों में उगने वाले जंगलात में ग़िज़ाई अज्जा मिट्टी में मौजूद और महफूज रहते हैं और मुर्दा पत्तों के गलने सड़ने से इनमें इजाफा भी होता रहता है। यहाँ जंगल साफ़ करके हासिल होने वाली ज़मीन गैर मामूली तौर पर ज़रख़ेज़ होती है।
और तवील अरसे तक ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल होती रहती है। इसके बरक्स इस सूबाई खत्ते में पत्ते तेज़ी से गल सड़ जाते हैं और बारिश उनके फ़वाइद को बहा ले जाती है। इस सूरत हाल पर पौधों ने बड़ी होशियारी से काबू पाया है। दरख्त और पौधे सतह ज़मीन पर जड़ों का गहरा और घना जाल बना लेते हैं। दरख्तों के पत्ते इन जड़ों पर गिरकर गलते सड़ते हैं और इनसे पैदा होने वाली ग़िज़ाई अज्जा को ये जड़ें फ़ौरन ही जज़्ब कर लेती हैं। ये अज्जा ना तो मिट्टी में शामिल होते हैं और ना घुल कर बह सकते हैं। ये सूरत हाल ज़्यादातर कम ज़रख़ेज़ मिट्टी वाले जंगलात में पेश आती है। इस सूरत हाल से निमटने के लिए पौधों की मदद करने में मनचाई यानी खुराक बनाने के नाकाबिल पौधे भी अहम किरदार अदा करते हैं। ये न सिर्फ पौधों को गला सड़ाकर अच्छी खाद बनाते हैं, बल्कि उस खाद को जड़ों तक पहुंचाकर उसके भरे पौधे से अपने लिए ग्लूकोज यानी शक्कर भी वसूल करते हैं। ये गठजोड़ पौधों के हुसूल ग़िज़ाइयत में बेहद मुआविन साबित होता है। इस फ़िज़ाई सफ़र के इख्तिताम पर हमें इलाके में पाए जाने वाले बेशुमार खूबसूरत फूल देखने का मौका भी मिला। आइए अब मैं आपको इस्तवाई खत्ते के बारिशी जंगलात के बारे में कुछ हक़ाइक़ से आगाह करूँ। खुश्की के 2% से भी कम रकबे पर वाक़े इन जंगलात में दुनिया भर के पौधों और जानवरों की निस्फ़ से ज़ायद इक़साम पाई जाती हैं। इस्तवाई जंगलात में पाए जाने वाले 2000 से ज़्यादा किस्मों के पौधे माना सरतान ख़वास के हामिल हैं और ये बात साइंसी तहकीक से पाया सबूत को पहुँच चुकी है। तकरीबन 1/4 अद्वियात इन जंगलात में पाए जाने वाले पौधों से तैयार होती हैं। क्यूरारे नामी दवा जो सर्जरी के दौरान बेहोशी और पट्ठों के तनाव को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, एक इस्तवाई बेल से हासिल की जाती है। मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाले मशहूर दवा कोनैन यहाँ पाए जाने वाले दरख्त सुकोना से हासिल होती है। इसी तरह रोज़ी पेरियोंकल नामी जड़ी बूटी गिल्टियों के सरतान के इलाज की भरपूर सलाहियत की हामिल है और इसके इस्तेमाल से सरतान जैसे मूजी मर्ज़ से निजात के इम्कानात 99% तक हैं। इस्तवाई बारिशी जंगलात की कमोबेश 1% अनवाए हयात की तिब्बी अहमियत साइंसी तहकीक से पाए सबूत को पहुँच चुकी है। ख़ास इस्तवाई जंगलात के 4 मुरब्बा मील के टुकड़े पर तकरीबन 1500 इक़साम के फूलदार पौधे, 750 किस्मों के दरख्त, परिंदों की 400 अनवा और 150 तरह की तितलियाँ पाई जाती हैं। इस सवाई जंगलात दर्जा हरारत और मौसमी तगय्युर तबद्दुल को बाकायदा बनाते हैं और इसीलिए इन्हें कुदरत का थर्मोस्टेट कहा जाता है। कुर्राए अर्ज़ पर पीने के साफ़ और ताज़ा पानी की फराहमी के मामले में भी इन जंगलात को खुसूसी अहमियत हासिल है। इस तवाई पट्टी पर पाए जाने वाले ये बारिशी जंगलात ज़मीन के जवाहरात और दुनिया का सबसे बड़ा दवाखाना कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ दुनिया की 1/4 कुदरती अद्वियात दस्तयाब हैं। मज़ीद ये कि दुनिया भर में फ़राहम होने वाली ऑक्सीजन का 28% इन जंगलात से आता है। इस इलाके में दर्जा हरारत कभी भी 93 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा और 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम नहीं होता। यहाँ हवा में नमी का तनासुब 77 से 88% के दरमियान रहता है और बारिश की सालाना औसत 100 इंच से ज़्यादा है। जिस हिसाब से ये जंगलात काटे जा रहे हैं, इनमें पाई जाने वाली 5 से 10% जानदारों की इक़साम हर 10 साल में मादूम हो रही हैं। लिहाजा हर सतह पर इनकी हिफाजत का शऊर बेदार करने की शदीद ज़रूरत है। हम सुबह सवेरे सैन होजे से बाल्दी के गर्म चश्मों की तरफ रवाना हुए और रास्ते में आला जूला के खूबसूरत कस्बे ग्रेशिया में कुछ देर को रुके। कुदरती मनाजिर का शाहकार ये कस्बा सतह समंदर से 3300 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। इसकी पुरलुत्फ़ फ़िज़ा, ताज़ा हवा और तरोताज़गी की हामिल है और इसी वजह से मौसम सारा साल खनक रहता है। इसकी साफ़ सुथरी और कुदरती तौर पर खूबसूरत फ़िज़ा ने इस जगह को सयाहत के लिए एक मौजू तरीन मुकाम का दर्जा दे दिया है। ये जगह वस्ती अमरीका के इंतहाई साफ़ सुथरे इलाकों में से एक तो है ही। इसकी दूसरी वजह रहम की देवी का गिरजा है। यह अल्फाज इस गिरजे के इंतहाई तवील मुकामी नाम का तर्जुमा है। सन 1885 ईस्वी के ज़लज़लों ने असल राहिब खाना को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। सन 1890 में इसे नए सिरे से तामीर किया गया और तामीरी मकासद के लिए धात बेल्जियम से दरामद की गई। इस चर्च के मुतालिक बहुत सी रिवायात मशहूर हैं। मसलन ये कि इस चर्च की तामीर का असल मकाम चिली में वाक़े पुंटा रिनास का इलाका था, लेकिन ये गलती से कोस्टा रिका के इसी नाम के हामिल मुकाम पर तामीर कर दिया गया, जो ग्रेशिया नामी इलाके में वाक़ था। जबकि दूसरी रिवायत यह है कि यह चर्च यूरोपी मुल्क ग्रीस यानी यूनान को अतिया किया गया था
जो गलती से कोस्टा रिका के ग्रेशिया नामी इलाके में बना दिया गया। इसमें शुबा नहीं कि ये सब रिवायतें सिर्फ किस्से कहानियाँ हैं और गिरजे की तमाम तर तामीर, अखराजात और तामीरी सामान की फराहमी क्रोएशिया के मुकामी किसानों और देहातियों की मेहनत, कुर्बानियों और जद्दोजहद की मरहून मिन्नत है। इन्होंने इस चर्च की तामीर के लिए ताकती ही नहीं, माशी वसाइल भी फराहम किए। यहाँ के मुकामी बाशिंदे यानी टीगो दोस्ताना मिजाज के हामिल हैं और यहाँ आने वालों के लिए अपने घरों और दिल के दरवाजे खोल देते हैं। इस इलाके में मैं जहाँ भी गया मुझे घोड़ा गाड़ियों के बड़े बड़े नमूने देखने को मिले। ये घोड़ा गाड़ियाँ किसी ज़माने में कॉफ़ी की फलियाँ और दीगर ज़रूरी अजनास साहिल तक ढोने के लिए इस्तेमाल होती थीं। खूबसूरत और शौक रंगों की मुसव्वरी की हामिल घोड़ा गाड़ियों की ये तस्वीरें कोस्टा रिका के कदीम रंग और अंदाज लिए हुए हैं। कुछ जगहों पर सिर्फ इन गाड़ियों के पहिए ही देखने को मिले, जो बहरहाल मुसव्वरी के इलाकाई और रिवायती अंदाज का हसीन मुसव्वर इजहार थे। किसी भी दूसरे सयाहती दौरे की तरह यहाँ भी मुंतज़मीन ने हमारे लिए मुकामी बाज़ार में ख़रीदारी के मौक़े यकीनी बना रखे थे, लिहाजा हमारे बाज़ार में रुकने की देर थी कि ख़वातीन दुकानों की तरफ इस इरादे से दौड़ पड़ीं कि शायद सब कुछ ही ख़रीद लेंगी। मर्दों ने यहाँ अपने अमूमी रवैये के मुताबिक उकताहट का भरपूर मुज़ाहरा किया, या कम अज़ कम मैंने तो ऐसा ही किया। बहरहाल खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन दस्तकारी के नमूने जो कोस्टा रिका की तहज़ीब के नुमाइंदा थे मुझे नहायत पुरकशिश लगे। अपनी जेब के मुताबिक यहाँ से कम अज़ कम कुछ यादगारी अशिया तो ख़रीद ही जा सकती हैं, जबकि कीमतें भी इंतहाई मुनासिब हों। बार बार के बुलाने पर आखिरकार ख़वातीन वापस आ ही गईं और खुदा खुदा करके हमारा सफ़र दोबारा शुरू हुआ। दोपहर के खाने के लिए हम नफासत से आरास्ता एक रेस्तरां में रुके, जहाँ खाने उम्दा और लजीज और माहौल इंतहाई आरामदेह था। खूबसूरत दरख्तों और खुश रंग फूलों की बहुतात ने मुझे खातिर ख्वाह ज़हनी सुकून अदा किया। खाने और सुस्ताने के बाद हम बाल्दी के गर्म चश्मों और हम्माम की जानिब रवाना हुए। ये कोस्टा रिका के कल्ब में वाक़ मकाम है, जो मशहूर आतिशफिशा एरेनाल का मकाम आगाज़ भी है। हम यहाँ पहुँचे तो शदीद बारिश हो रही थी, लेकिन ज़ोरों से होने वाली ये बारिश जल्द ही रुक भी गई। जैसा कि हमने इब्तिदा में जिक्र किया था कि कोस्टा रिका में 5 बड़े आतिशफिशा पहाड़ मौजूद हैं और इसी बायस ये आतिशफिशानी गर्म चश्मे एक कुदरती पुरकशिश मुकाम का दर्जा रखते हैं। अगर पूरे मुल्क में जा बजा गर्म पानी के तालाब बिखरे हुए हैं, लेकिन सबसे मशहूर और कसीरुल तादाद चश्मे इसी इलाके में पाए जाते हैं, जो एरेनाल हवाला मक्खी के करीब वाक़ है। यहाँ काफ़ी तादाद में गर्म पानी के हम्मामों की सहूलत यकीनन मौजूद है, लेकिन हम इस वक्त बेहतरीन और महंगे तरीन मुकाम पर मौजूद थे, जहां आप अहले खाना के साथ गर्म मादनी पानी में तैराकी और गुस्ल का लुत्फ़ उठा सकते हैं। आतिशफिशा पहाड़ की बुनियादों में से फूटने वाले इन तालाबों की तादाद 25 है। इस पानी की तिब्बी इफादियत की तस्दीक हुकूमत कोस्टा रिका की नेशनल वाटर लेबॉर्ट्री ने भी की है। इन चश्मों के पानी का दर्जा हरारत 93 सेंटीग्रेड, 93 डिग्री, 100 डिग्री, 102 डिग्री, 104 डिग्री, 109 डिग्री, 110 डिग्री, 113 डिग्री, 116 डिग्री और 152 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है, जो हर तरह के सयाहों के लिए मौजू है। ज़मीनी हरारत से गर्मी हासिल करने वाले ये मादनी चश्मे दरअसल बारिश के जमाशुदा पानी से बनते हैं, जो ज़मीन के कटे फटे हिस्सों और दरियाओं के बायस ज़मीन में जज्ब होकर चिकनी चट्टानों के दरमियान वाक़े खला में जमा हो जाता है। ज़मीन के अंदर की हरारत इसे बेइंतहा तवानाई अता करती है। इस ज़ेर ज़मीन पानी में कुदरती मादनियात शामिल होकर इसे मज़ीद सेहत बख्श बना देती हैं और ज़मीनी हरारत की तवानाई इसे ताकतवर उछाल में तब्दील करके सतह अर्ज़ से एक फव्वारे की सूरत में निकाल बाहर करती है, और ये कोस्टा रिका के सबसे मशहूर साफ़ गर्म पानी के चश्मे कहलाते हैं। बुनियादी गर्म चश्मे असल में अर्ज़ी हरारत से गर्म होने वाला मादनी पानी ही है, जो बराह रास्त आतिशफिशानी अमल के नतीजे में गर्म चश्मों में तब्दील हो जाता है। गर्म पानी के बुनियादी चश्मे और छने हुए पानी के चश्मे में वाज़े तिब्बी फ़र्क उन मादनियात और गैसों से पैदा होता है जो छने हुए या फ़िल्टर शुदा पानी के चश्मों में शामिल हो जाती हैं। इन इजाफी अज्जा में रेडॉन गैस और ब्रोमाइड नामी मादन शामिल हैं। गर्म पानी के बुनियादी चश्मे ज़मीन के अंदर मीलों की गहराई में वाक़ पिघले हुए चट्टानी मादे लावा से तवानाई और गर्मी हासिल करते हैं, और मुतहरिक आतिशफिशानी इलाकों से भी ये कुदरती पानी अपनी गर्मी और मादनी खवास की बिना पर गोना गो सेहत बख्श खवास का हामिल है। इसके तिब्बी खवास तिब्बी भी हैं और कीमियाई भी। पानी के अंदर हमारा जिस्मानी दर्जा हरारत बढ़ जाता है,
जो जरासीम और बीमारियां फैलाने वाले हर किस्म के खुरदनी जानदारों को ख़त्म कर देता है। इसके अलावा बढ़ा हुआ जिस्मानी दर्जा हरारत खून की गर्दिश में इजाफा करके अमल तकलीद को तेज़ कर देता है और यूं जिस्म को जहरीले मादों से भी निजात मिल जाती है। इस शिफा बख्श पानी की डुबकियाँ और गौते आपके जोड़ों और पट्ठों को दबाव से आज़ाद करके जिस्म को हल्का फुल्का कर देते हैं। मज़ीद बरआं ये पानी निज़ाम हज़म को तहरीक फराम करके इस्तिहाले के निज़ाम को तेज़ करता है। आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि खुराक तेज़ी से तवानाई में तब्दील हो जाती है। यहाँ गर्म और ठंडे, छोटे और बड़े हर किस्म के तालाब पाए जाते हैं, जिनके दरमियान मोड़वा रास्ते और पगडंडियाँ आपको किसी भी तरह के तालाब तक पहुँचा देती हैं। कहीं कहीं तो गर्म और ठंडे पानी के तालाब पहलू ब पहलू पाए जाते हैं। जी चाहे तो ठंडे पानी में कूद जाएं या गर्म पानी का गौता लगा लें। गर्म पानी में 20 मिनट गुजारने से इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत असल से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और बुखार की इस कैफियत को ख़त्म करने के लिए गाइड ने हमेशा कुछ वक्त ठंडे पानी में उतरने का मशवरा दिया। अच्छी देखभाल के बायस ये तफरीही मुकाम साफ़ सुथरा और दिलनशीं है। यहाँ ज़ेरे आब फव्वारे जिस्मानी मालिश का लुत्फ़ भी फ़राहम करते हैं, जिसका इंतज़ाम एक बहुत बड़े हम्माम जकूज़ी में किया गया है। पानी के अंदर फिसलना नहायत पुरलुत्फ़ होता है और यहाँ इस खातिर ज़ेरे आब ढलानें बनाई गई थीं, लेकिन आज जबकि मैं इस मुकाम पर था, मेरी बदकिस्मती से ये बंद थीं। बाज़ बहुत बड़े तालाबों में ठंडे पानी की छोटी आबशारें, ज़ेरे आब गार, ढलाने और तालाब के किनारे शराब खाने भी मौजूद हैं। कुछ साफ़ सुथरी पगडंडियाँ जो दरख्तों के दरमियान वाक़े हैं, तालाबों को आपस में मिलाती हैं। ये खूबसूरत मकाम तवील सैर सपाटे और दिन भर की कोह पैमाई के बाद जहनी और जिस्मानी सुकून के हुसूल के लिए मौजू तरीन है। लजीज़ और नफीस खाने के बाद कई तरह के मीठों का भी एहतमाम था। अगर आप इस आतिशफिशा की सैर को जाएं तो इन चश्मों पर ज़रूर जाइएगा। आपके ज़ाती सामान की हिफाजत के लिए यहाँ लॉकर मौजूद हैं, हत्ता कि आप गीले तौलिए देकर खुश्क तौलिए भी हासिल कर सकते हैं। क्या ये बहुत बड़ी सहूलत नहीं? दूर नज़दीक से सयाह एरेनाल आतिशफिशा को आग उगलता देखने के लिए आते तो हैं, मगर इन गर्म चश्मों पर ही रुक जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये चश्मे आतिशफिशा से कितनी दूरी पर हैं, तो मुझसे ही जान लीजिए कि ये इसके बेहद करीब हैं। ये तफरीक गाह तो आतिशफिशा पहाड़ की इब्तदाई ढलान पर वाक़ है, जबकि बाल्दी के गर्म चश्मे भी ख़तरे के मकाम से मुनासिब दूरी पर हैं। इस फासले का तयन ख़तरात और हंगामी हालात से बचाव की कौमी इदारे ने सन 2001 में एक कानून के ज़रिए किया था। इन चश्मों से पहाड़ के नाकाबिले बयान हद तक हसीन मनाजिर का नज़ारा किया जा सकता है। इन चश्मों की सैर और गुस्ल आपको तवानाई, सुकून और हैजान अंगेज़ी अता करने के साथ साथ आसाबी तनाव से निजात भी अता करते हैं। इस तवाई इलाके में हम्माम का तजुर्बा यकीनन बेहद सुकून बख्श था। यह मकाम कुदरती गर्म शिफा बख्श पानी और इंसानी दस्त व दिमाग से तामीर की गई खूबसूरत तफरीक गाह का नादिर इम्तजाज है। मुझे गलत मत समझिएगा अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ करने को कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन जो चंद एक तफरीही सरगर्मियाँ आप कर सकते हैं वो बेबहा हैं। ये महदूद तफरीहात बेहद पुरलुत्फ़ हैं। गर्म पानी से भरे तालाब में मुकम्मल तौर पर भीग जाने से ज़्यादा शानदार तजुर्बे का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सयाहों को यहाँ पाए जाने वाले तमाम तालाबों तक रसाई हासिल थी और वो किसी भी तालाब में जब तक चाहें गुस्ल कर सकते हैं। एक और तजुर्बा जो इन तालाबों से हासिल किया जा सकता है वो है बहते पानी के अंदर साकित बैठ जाना। ऐसा करने का मौका ज़िंदगी में शाज़ व नादिर ही मिलता है और ये चीज़ भी गर्म पानियों के शदाइयों के लिए एक वजह कशिश है। शायद आपने खूबसूरत सरजमीन कोस्टा रिका की सयाहत का फ़ैसला कर लिया है। ज़बरदस्त। बेहतर होगा कि आप अच्छी तरह आराम के बाद गर्म पानी में गौते लगाने, तैरने और भीग जाने की मुसरत हासिल करें, जिसकी हरारत एक आतिशफिशा की मरहून मिन्नत है। मुझे यकीन है कि मेरा बयान आपको दिलचस्प लगा होगा, लेकिन मैं ये यकीन भी दिलाता चलूँ कि बराह रास्त तजुर्बा इस बयान से कहीं ज़्यादा पुरलुत्फ़ है। अपने हर सफ़र के दौरान मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं मछली के शिकार को जाने का कोई मौका हाथ से ना जाने दूं। कोस्टा रिका में मछली के शिकार के बेइंतहा मौके मौजूद हैं, जो मुहिम जुई का शदीद जज्बा रखने वाले अफराद को जज्बाती तस्कीन फराहम करते हैं।
कोस्टारिका से मुल्हक बहरुल काहिल का साहिल बड़ी और नायाब मछलियाँ मसलन सेलफिश, मार्लिन, डोरेडो, गोल्डफिश, स्नैपर, रोस्टर फिश और पीले रंग की टूना मछली के शिकार के लिए तारीखी अहमियत का हामिल है। मछली के शिकार के शौकीन साहिली मकामात से ज़रा हटकर बड़े पैमाने पर इस शिकार का लुत्फ़ उठाते हैं और किस्म किस्म की मछलियाँ पकड़ने पर फ़ख्र और मुसरत महसूस करते हैं। कोस्टारिका 7 सूबों पर मुश्तमिल है और गुआनाकास्ट का सूबा गहरे समंदर में से मछलियाँ शिकार करने के लिए सबसे अच्छा है। इसी वजह से मैंने लाइबेरिया से वापस अमेरिका आने का प्रोग्राम बनाया, जहाँ से मैं अपने घर के लिए बराह रास्त परवाज़ हासिल कर सकता था। इस इलाके में देखने की कई जगह हैं, मसलन बाहिया कोको, खलीज ब्राज़िलेटो और खलीज टामादीनेडो। मैंने जिस जगह ठहरने का प्रोग्राम बनाया उसका नाम है प्लाया डेल कोको। शहर के वस्त में वाक़े कोको के दरख्तों में घिरी क़याम गाह निहायत आरामदेह थी। दरअसल ये एक होटल है जिसका मालिक एक अमरीकी है। होटल के साथ एक रेस्तोरां भी है। यह खित्ता अपनी गर्म आबो हवा, गहरे सब्ज़े और कुदरती जंगलात की बिना पर जन्नत अर्ज़ी कहलाता है। इस इलाके के कुदरती मनाजिर में आपको खुश्की पर रहने वाले जानवरों और पानी के जानवरों के दरमियान एक मुकम्मल हम आहंगी देखने को मिलेगी। इतने मुख्तसर वक्त में जबकि तमाम समंदरी सवारियां मुसाफिरों से भर चुकी थीं, मुझे एक छोटी कश्ती में जगह मिल ही गई जिसे मैं अंदरूने साहिल शिकार के लिए इस्तेमाल कर सकता था। हम कश्ती को खे रहे थे और मुझे एक बेलफिश और स्पेनिश मैकरल पकड़ने में ही कामयाबी नसीब हुई थी। कश्ती वहाँ रोक दी गई जहाँ बहुत से लोग छोटी मछलियाँ पकड़ने में मशगूल थे। मैंने 22 छोटी पोदगी मछलियाँ पकड़ी, लेकिन जल्द ही उकता गया। चुनाचे वापसी का इरादा किया। वापसी पर हमें गज़बनाक समंदर का सामना करना पड़ा। अब की कश्ती हवा के दोष पर ना थी, बल्कि पूरी ताकत से लहरों को चीरती हुई साहिल की जानिब रवादावा थी। मुझे ये सफ़र आज भी एक हौलनाक ख्वाब लगता है। मुझे कप्तान की सलाहियत और काबिलियत पर कोई शुबा ना था, लेकिन सफ़र का आखिरी घंटा मुझे इंतहाई गैर महसूस हुआ। वापसी के सफ़र में मैं जहाज़ की खिड़की की जानिब वाली नशिस्त पर बैठा कोस्टारिका की हसीन सरजमीन का नज़ारा कर रहा था। ये हसीन सरजमीन बिलाशुबा जन्नत का टुकड़ा मालूम होती थी। मैं कोस्टारिका और इसके बाशिंदों की नाकाबिले फरामोश खूबसूरत यादें लिए वापस लौट रहा था। जहाज़ के कैरेबियन समंदर को उबूर करते ही मुझे हसीन जजीरा केमन दिखाई पड़ा और मेरी निगाहें उससे हटना भूल गईं। ये 3 जजीरों का मुरक्का है। ये तमाम जज़ायर गोताखोरी के शानदार मौक़े फ़राहम करते हैं और यहाँ बहुत से ऐसे मकाम भी हैं जहाँ आपको ज़ेर आब तैराकी की सहूलतें मैसर आ सकती हैं और सयाहों को स्टिंग रे नामी मछली नुमा जानवर के साथ तैराकी का भी मौका मिलता है। ये जज़ायर जहाज़ की बुलंदी से बेहद हसीन मालूम हो रहे थे। मेरे सैलानी खून ने एक बार फिर जोश मारा और मैं घर पहुंचने से पहले ही अपने अगले सफ़र की मंसूबाबंदी करने लगा। तब तक के लिए कोस्टारिका की ज़बान में पोदा वीदा।